फ्रेंड्स, वेलकम टू बहुजन दस्तक चैनल। बहुजन दस्तक चैनल पर आपका स्वागत है। बहुजन समाज और महिलाओं पर अत्याचार होने पर हम दिलाएंगे न्याय और दिखाएंगे आपको बहुजन महापुरुषों का इतिहास और पढ़ाएंगे आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ भारत का संविधान। उस साहब कांशीराम की सीख का ये असर था कि हम सारे लोग आज भी बेदारी करने के लिए तैयार हैं और कर भी रहे हैं और बिना किसी स्वार्थ के कर रहे हैं। हम करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, लेकिन सत्ता को मजबूती तो हमारे जैसे लोगों ने ही दी ना, जो दिनों रात बिना किसी स्वार्थ के काम कर रहे थे। और सत्ता कहाँ तक सिमट के रह गई? मंत्री पद, ट्रांसफर, पोस्टिंग, लाल बत्ती, कुर्सी, बस यहीं तक सीमित रह गई। और जब वहां पे सीमित रहेगी और समाज का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो वो सत्ता स्थायी कैसे होगी? और वही हो रहा है पिछले 12 साल से। मैं तो बहुत आश्चर्य मुझे होता है, मैं मुंबई तक जाती हूँ और तमिलनाडु भी गई हूँ, केरल भी गई हूँ, जहाँ भी जाती हूँ हर एक व्यक्ति यही आशा से बोलता है मैडम अब की बार अपनी सरकार बन रही है। हमने कहा सरकार तो उत्तर प्रदेश में बनेगी, आपको क्या पड़ा? जैसे यहाँ दिल्ली में ये सब तो ऐसे लगाए रहते जैसे ऐसा उत्तर प्रदेश वाले ऐसे एम्पावर्ड फील करते हैं, ऐसे दौड़ाते हैं। तो मुझे बड़ा मतलब अभी तक दिल्ली में मेरा अनुभव ऐसा नहीं रहा, लेकिन मैं इधर कुछ समय से बीच में ज्यादा आना जाना हुआ दिल्ली, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ ये जानकर के कि दिल्ली में भी उतना ही एम्पावरमेंट फील करते हैं जितना और प्रदेशों में फील करते हैं। यानी कि सत्ता का केंद्र अगर साहब कांशीराम एक बना के गए थे, उससे हमें सीख लेने की जरूरत है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना होगा कि असली परिवर्तन सामाजिक प्रतिनिधित्व से होता है। असली परिवर्तन सामाजिक प्रतिनिधित्व में एक एक शब्द आज अलग अलग बोल रहे हो, जो हमेशा बोलती है उससे बिल्कुल अलग बातें कर रहे हो, क्योंकि अब हमने एक जिम्मेदारी हो रही है और ये जिम्मेदारी हमारा भाई मुझे उठा के गया है, हमारे भाई अमरीश उठा के गए हैं। ये जिम्मेदारी अगर भाई अगर दे रहा है तो इसका मतलब है कि भाई ने जिम्मेदारी दी, भाई ने ये दिया ना, अमरीश भाई ने दिया, वो हमारे वहां से आए भाई उन्होंने दिया ना, इसका मतलब है तो सत्ता जो है आपको हमें समझना होगा कि सामाजिक प्रतिनिधित्व से ही संभव होता है। सत्ता कुर्सी का नाम नहीं है। तो मन से दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि कुर्सी रहेगी यानी सत्ता रहेगी, सामाजिक प्रतिनिधित्व रहेगा तो ही आपकी सत्ता रहेगी। तो अगर समाज को हम मजबूत नहीं करेंगे तो किसी भी तरीके से हमारे पास कुर्सी रह नहीं सकती। अगर कुर्सी मिल भी गई तो सत्ता का संचालन हमेशा कोई ना कोई और करता है। क्योंकि आप उदाहरण देख रहे हो, एक ऐसा वर्ग है हमारे भारत देश में जो तक साहब कांशीराम हमको सिखा के गए, जो 3% है केवल। सरकार किसी की भी रहे, सत्ता किसी की भी रहे, क्योंकि केवल उसी की होती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने समाज को इतना मजबूत करके रखा। ये बात दिमाग में सोचिए कि कैसे वो मजबूत करके रखा। और किसी की भी सरकार रहती है, कोई भी सत्ता में रहता है तो वो कैसे अपना काम निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि उसका सामाजिक प्रतिनिधित्व उसने सुरक्षित करके रखा है कि हमें ऐसे 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 काम करना है। और यहाँ पे हमने एक फेसबुक पे केवल लगाया और बस अब ये करने वाली है, वो करने वाली है, इधर से बम, उधर से गोला, इधर से इधर शुरू हो गया। तो ये चीज ये जान लीजिए, मतलब हमें यह है कि लोकतंत्र में हम रहते हैं। लोकतंत्र में सत्ता का संचालन जो होता है वो कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, बल्कि एक वर्ग करता है, एक समाज करता है। और ऐसे में जो समाज मजबूत होगा, सत्ता का संचालन निश्चित रूप से उसके हाथ में होगा। और वो उदाहरण हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार हो या केंद्र में किसी की भी सरकार हो, सत्ता का संचालन तथाकथित उन्हीं मुट्ठी भर लोगों के हाथ में हमेशा से रहता है। हम लोगों ने भी राज्यों में सरकारें बनाई, उत्तर प्रदेश में सरकारें बनाई और जगह पे भी सरकारें बनती हैं, लेकिन क्या हमारी सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ? हम एम्पावर्ड तो फील करते हैं, हमने ऊंचे उठना सीख लिया, हमने नीचे गम से जय जय भीम के नारे लगाना सीख लिया, लेकिन समाज की स्थिति में अगर देखें तो क्या समाज की स्थिति में कोई परिवर्तन हम कर पाए हैं? आर्थिक रूप से देखिए, सामाजिक रूप से बस इतनी है कि चेतना आई है, हम कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, 8:30 खड़े होकर जय भीम का नारा लगा लेते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें आर्थिक स्तर पे हम कैसे हैं, सांस्कृतिक स्तर पे हम कैसे हैं? अगर हम आंकड़े उठा करके देखें तो सरकार किसी की भी हो, कोई भी सरकार रहे, कहीं पे भी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का और जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुसलमान समाज के लोग हैं, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, ईसाई है, पारसी है,
इन सब लोगों के जीवन के स्तर में कभी भी किसी भी सरकार में कोई क्रांति नहीं की। हमारा स्तर वही का वही। देश का 85% वोटर जो देश की मुख्य धारा में होना चाहिए, जिसका सामाजिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो केवल वोटर बन करके रह गया है, वो अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं कर रहा। ये बड़ी बात है। और बुद्ध ने ये कहा था कि तार्किक बनो, तर्क से काम करो, भावुक मत बनो। लेकिन हम लोग जो है ना, हमारा समाज बहुत भावुक है। हम हमेशा भावुकता में रहते हैं और इसी भावुकता ने पूरी तरीके से बेड़ा गर्क किया हुआ। कैसे बेड़ा गर्क किया हुआ है? हम पार्टियों में बांट दिया आपने अपने आप को। फला पार्टी के हैं तो समाज के हितैषी हैं और फला पार्टी के हैं तो समाज के विरोधी हैं। अरे मेरे भाइयों, मैं आपसे बोल रही हूँ, मेरी प्यारी बहनों, एक बार सोच के देखो कि पार्टियां कब से हितैषी और विरोधी होने लगी। पार्टियों को तो केवल कुर्सी से मतलब होता है। एक बार कुर्सी मिली, कुर्सी का मतलब आपका वोट। एक बार कुर्सी मिली और उसके बाद उनका कभी भी ध्यान समाज की तरफ नहीं जाता। देश का 85% समाज वैसे ही ठगा का ठगा रह जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अगर हम समाज की मजबूती और समाज की एकजुटता पर अगर हम काम नहीं करेंगे, अगर समाज को सशक्त बनाने पर काम नहीं करेंगे, तो सरकार किसी की भी रहे हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। और यदि हमने समाज को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया, जो साहब कांशीराम हमको सिखा के गए थे, साहब का कैडर बंद हुए कम से कम 30-35 साल तो हो गए होंगे। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो साहब कांशीराम के साथ में काम किए। वो जो भाई आके बोले थे, काफी बुजुर्ग थे, मुझे लगता है उनको बैठने में तकलीफ रही होगी, इसलिए वो चले गए या कहीं पीछे बैठे होंगे। जो आके मुझे आशीर्वाद दे के गए सबसे पहले, मौर्य जी, क्या नाम था? हाँ, शीलप्रिय जी जो बोल के गए, तो वो आजादी के पहले के, तो जाहिर सी बात है कि साहब के साथ उन्होंने काम जरूर किया हो। वो हमें सिखा रहे हैं ना कि समाज को अगर हम सशक्त बनाएंगे तभी हमारा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाएगा, हो पाएगा। इस बात को हमें साहब कांशीराम ने भी कहा था कि अगर समाज मजबूत नहीं होगा, जिस समाज की सामाजिक जड़ें कमजोर होती है, वो समाज कभी भी राजनीति में मजबूत नहीं हो सकता। साहब का कैडर खत्म हुए कितने दिन हो गए, साहब के साथ काम किए हुए लोग बूढ़े हो गए, उनकी बातें लोग सुनते नहीं। आते हैं ऐसे मूंछों के ताव देके, नीला गमछा लगा के, जय जय भीम और ग्रे चमार बोल बोल करके, क्या किसी एक जाति को लेकर के या किसी एक वर्ग को लेकर के कोई क्रांति कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। इसलिए जातियों पे गर्व करना तो पहले हमें बंद करना है। समाज को मजबूत बनाना है तो पहले सामाजिकता हमें स्वयं समझनी है। और वो स्वयं कैसे समझनी है कि एक जाति पे गर्व करोगे, जैसे एक उंगली अगर उठाओगे तो कोई भी तोड़ सकता है, इसको उठाओगे तोड़ सकता है, लेकिन अगर पांचों एक साथ उठाओगे तो किसी को भी पे तमाचा मार सकते हैं। साहब ने कहा, सामाजिक जड़ें जिसकी मजबूत होती हैं उसी की राजनीति भी स्थायित्व होती है। इसलिए हमारा समाज जो आज कमजोर स्थिति में है, एकजुट नहीं है, जातियों में बटे हैं, संगठनों में बटे हैं, वो सब संगठित होकर के संगठन में बटे हुए हैं और वो एकजुट होकर के एक स्वर में आवाज सरकारों तक नहीं पहुंचा पा रहे। जगह जगह इस बच्चे के लिए आवाज उठ रही है, जगह जगह उठ रही है आवाज, संगठित होकर के नहीं उठ पा रही है। जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं। फर्क पड़ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पूरी तरीके से हावी है। हर एक तरह से जो है वो यहाँ से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक हमारी बातें पहुंच रही हैं। लेकिन एक सुर में वो आवाज जैसी 2 अप्रैल को निकली थी, वो बिना किसी, ये भारतवर्ष का एक ऐतिहासिक जो है वो मार्च था, जो 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ, बिना किसी संगठन के, बिना किसी पार्टी के सहयोग के इतना बड़ा जो संगठन का काम हुआ, इतना बड़ा जो आंदोलन का काम हुआ, वो हमें पुनः स्थापित करना है। धीरे धीरे अपने समाज का एकजुट करना है, इतना सशक्त बनाना है कि पूरा समाज एकजुट होकर के बोले कि तुझे वोट दूंगे तो तू जीतेगा, और तुझे वोट नहीं देंगे तो तू जीतने वाला नहीं। हमारे बीच में जो चमचों, दलालों और पिट्ठुओं के साथ कहते थे जो फौज लगी हुई है, जिसने समाज को बांटने का काम किया हुआ है, और किसी वजह से हमारे समाज में रोजाना नई पार्टियां बन रही हैं, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का काम खत्म हो गया है, राजनीति काम हावी हो गया, राजनीति ऊपर हो गई और समाज पीछे हो गया। रोज नई नई पार्टियां बन रही हैं और पहले से जो स्थापित पार्टियां हैं वो लोगों की आकांक्षाओं के हिसाब से परिवर्तन नहीं कर पाती। युवा बेताब है, शशि भूषण बेताब है राष्ट्रकवि बनने के लिए,
किशोर कुमार पगला जैसे राष्ट्रकवि बने, वैसे शशि भूषण जी के अंदर भी टैलेंट है, ये भी राष्ट्रकवि बन सकते हैं। लेकिन आकांक्षाओं के हिसाब से परिवर्तन नहीं है। आपके अंदर योग्यता नहीं, आपके अंदर नहीं, आप सबके अंदर योग्यता नहीं। तो स्थापित पार्टियां योग्यताओं में परिवर्तन नहीं कर रही हैं और इसी वजह से अब हमको पार्टियों को सुधारने में और उनको सलाह देने में और समय और ऊर्जा जो है वो बर्बाद नहीं करनी है। समाज अगर सशक्त होगा, समाज अगर मजबूत होगा, मैं नेता नहीं हूँ, इसकी ताली बजाने की जरूरत नहीं। मैं आज समझ लीजिए मैं बहुत दुखी होकर के ये संगठन का मैंने काम शुरू किया, नहीं तो मैं नौकरी बहुत दिन पहले से ही मैं छोड़ने का प्लान कर रही थी। इस बार की चुनाव रिजल्ट आने के बाद मैंने पूरा प्लान कर लिया था कि मैं नौकरी छोड़ दूंगी। ये तो मेरे घर वाले हमेशा मेरे साथ में रहते हैं, वो कभी नहीं कहते कि नौकरी करो। लेकिन ये जो आपके जैसे मेरे घर वाले हैं ना, जो बाहर वाले, वो मुझे अभी भी थोड़ा मोह में बांधे हुए हैं, जो कहते हैं नहीं बहन जी नौकरी मत छोड़ो, छुट्टी लगा के काम करो, नौकरी आराम से जब थोड़ा मजबूत हो जाओ, समाज को थोड़ा जागरूक कर लो, तब आप नौकरी छोड़ना। तो मैं नौकरी नहीं छोड़ पा रही हूँ, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि मैं बहुत दिन नौकरी कर नहीं पाऊंगी। तो अब हमें ऊर्जा उधर बर्बाद नहीं करनी है और समाज को इतना मजबूत कर देना है कि राजनीतिक पार्टियां जो है वो हमारे इच्छा के हिसाब से काम करना शुरू करें। मेहनत का काम जरूर है, मैं जो बातें कर रही हूँ मेहनत का काम जरूर है। साहब कांशीराम को मैं उनकी पीड़ा समझ सकती हूँ कि क्यों वो पूना से चल के दिल्ली आए और फिर दिल्ली वासियों ने कहा कि आपकी बात उत्तर प्रदेश में सुनेंगे लोग, और फिर उत्तर प्रदेश में जब आगरा में गए तो आगरा वालों ने कहा कि आपकी बात आजमगढ़ के लोग सुनेंगे, और तब साहब कांशीराम अपने मूवमेंट को आजमगढ़ लेकर के गए। ये जो बातें हैं, अब एक एक स्टेप पे जब काम कर रही हूँ तब मुझे समझ में आ रहा है कि इस भ्रम को अब हमको निकाल देना है कि राजनीतिक पार्टियां खुद किसी समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। अगर करती होती तो हमारे बीच में पैसों के लेन देन की बातें कभी नहीं होती। इसलिए समाज का प्रतिनिधित्व पीछे छूट चुका है। पार्टियां बेमेल गठजोड़ करती है, उनकी मजबूरी होती है, गठबंधन करना है, सरकार बनाना उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि उनको कुर्सी प्यारी होती है, उनको समाज से लेना देना नहीं होता। क्योंकि साहब कांशीराम दूसरा तो कोई आएगा नहीं इतना राजनीतिक चतुरता लिए हुए, वो पार्टियों को अपने कदमों में झुका दे। आज तो हम दूसरों के कदमों में झुकने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए समाज का प्रतिनिधित्व एक मजबूत संगठन ही कर सकता है और समाज की जो कुछ बहुत सारी जो सामूहिक जरूरतें होती हैं, कि जैसे संजय गौतम मंथन जी चले गए हमारे बीच से, किडनी में दिक्कत थी, पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाया। मुझे कष्ट इस बात का है, मुझे शायद पता होता कि वो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे हैं। मैं आप सबसे भी कहूंगी, अगर आप में से किसी को कोई तकलीफ शरीर से जुड़ी हुई है तो भारत देश में हर एक अस्पताल में अपने आदमी मौजूद है, अपने डॉक्टर्स मौजूद हैं। आपको बस उनको आइडेंटिफाई करना है। वो पे बैक टू सोसाइटी के लिए तैयार भी बैठे हैं। कोई व्यक्ति हमारे बीच में चला जा रहा है तो ये हमारी सामूहिक आकांक्षा है। जैसे मेरी इच्छा है कि हमारे व्यक्ति जो हमारे समाज के लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एक क्रांतिकारी महिला है। आप तो आई नहीं, संमित्रा जी नहीं तो कम क्रांति है उनके अंदर भी। तो ये जो समाज के सपने होते हैं, इनका प्रतिनिधित्व जो होता है वो सामाजिक संगठन ही कर सकता है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकती। इसलिए जब संगठन मजबूत होगा तो कोई भी पार्टी जो है वो हमारी इच्छाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। और यही सारी जो है समाज में जो पार्टियों के बीच में जो विभाजन हो गया है, इससे प्रयास, एक सामूहिक प्रयास करने की जरूरत थी। और इस जो बहुजन कमजोरी है कि हम पार्टियों में बढ़ करके काम करें, हमारे लिए समाज जो है वो पार्टी से नीचे हो जाता है। तो ये इस मानसिकता को हराने के लिए, एक समाज की जो कमजोरी है इसको जड़ से खत्म करने के लिए, इसको शक्ति में तब्दील करने का समय आ चुका है। और ये बिना किसी मजबूत सामाजिक संगठन के नहीं संभव हो सकता। इसी वजह से इस बहुजन शक्ति नाम के संगठन का गठन किया गया है। ये संगठन आपका संगठन है। मैं फिर बोल रही हूँ कि ये समाज को मजबूत करने के लिए किया गया है। अगर हो सकता है हमारे बीच में कुछ लोगों का पॉलिटिकल मोटो हो, राजनीति करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको राजनीति करना है, मैं आपको प्लेटफॉर्म दूंगी, आप आए राजनीति करें। लेकिन राजनीति का ABCD तो पहले सीख लीजिए। राजनीति का मतलब ये थोड़ी होता है कि 2 करोड़ 3 करोड़ दीजिए, टिकट लीजिए और जाके चुनाव में लड़के आ जाइए। नेता को सामाजिक बहिष्कार का डर ही नहीं रह गया। नेता डरता ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वो पैसा लेके आ रहा है। नहीं तो समाज इतना मजबूत हो जाता है,
समाज इतना मजबूत है हमारा, साहब का पढ़ाया हुआ अभी भी पाठ हमारे दिलों में है। समाज इतना मजबूत है कि नेता को खड़े खड़े नंगा कर दे, लेकिन नेता को डर ही नहीं है, उसको सामाजिक बहिष्कार का डर ही नहीं है। हम चाहे तो उसको बॉयकॉट कर सकते हैं, बिल्कुल भय नहीं है। इसलिए ये बहुजन शक्ति का एक तरीके से आप समझ लीजिए दबाव समूह के रूप में भी ये काम करने के लिए संगठन बनाया गया है कि हमसे राजनीति है, राजनीति से हम नहीं। ये जो गलतफहमी इन लोगों ने पाल रखी है, ये बहुजन शक्ति एक सामूहिक प्रयास है। और जो है मतलब हम पहले कोशिश कर रहे थे कुछ संगठनों से जुड़ने की कि हम क्यों ना इसी में काम किया जाए, तो हमने ये पाया कि कुछ संगठन शिक्षित लोगों का है, जो नौकरी पेशा लोगों का है, कुछ युवाओं तक है, कुछ केवल सांस्कृतिक क्रियाकलापों तक है सीमित, और कुछ ऐसे भी है जिनकी विचारधारा स्पष्ट नहीं है, खाली प्रस्ताव देना और बस मुकदमे लड़वाना, यही सब कर रही है। तो युवाओं में जो एक उग्रता और आक्रामकता का जो बीज बो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है वो समाज जो है इससे बहुत खोखलेपन की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमें युवाओं को शिक्षित करना है, उन्हें आंदोलन की आग में धकेल करके उनका करियर चौपट नहीं करना है। तो अन्य संगठनों के इतिहास को जो हमने खंगाला तो हमने पाया कि किसी का भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं है, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं कर रहा। काम सब कर रहे हैं, जागृति का कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए ना। आप कोई एक विधानसभा निकाल के दिखा सकते थे ना, आप एक प्रधानी का चुनाव जीत के दिखा सकते थे ना। हम काम कर रहे थे बिना संगठन के, और हमने जाने कितने प्रधान जनरल कैटेगरी में अपने समाज के बैठा दिए। समाज मजबूत हो गया ना, वो 10-12 गांव के लोग थे, उसमें 4-5 गांव के लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने कहा हमारा ही प्रधान होगा, हमारा ही हुआ। जिला पंचायत सदस्य गाजीपुर, बलिया, देवरिया, जो जो एरिया हमारा पूर्वांचल का बैंक है, आजमगढ़, इन सारी मूवमेंट में जाने कितने जिला पंचायत हमने निर्दलीय जो है वो टिकट नहीं मिला उनको, क्योंकि बेचारे कमजोर बच्चे थे, गांव के बच्चे थे, नहीं कर पाते, लेकिन समाज के लिए समर्पित थे, वो निकल के आए समाज में सामने। तो रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए कि समाज अगर प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है तो समाज को प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए। तो अगर हमने देखा कि लोग ज्यादातर आपस में ही उलझे हुए मिले, कुछ लोगों में बहुत दूरदर्शिता नहीं मिली कि आगे क्या करना चाहते हैं, तो हमने फिर यही सोचा कि किसी निर्जीव संगठन में जान फूकने में एनर्जी लगाने से बेहतर है कि किसी तरीके से कोई विवाद में ना पड़ा जाए, बल्कि निर्विवाद तरीके से एक्शन प्लान करने का ये समय आ चुका है। अब हम करेंगे, फिर से उसको उठाएंगे और करेंगे और लेके आगे बढ़ेंगे। तो इतने 36 संगठन बने हुए हैं, हजारों सैकड़ों संगठन बने हुए हैं, तो हमें एक्शन, डायरेक्ट एक्शन प्लान का करने का समय आ गया है। और इसीलिए आज समय है हमें साहब कांशीराम की विरासत को, उनकी बनाई हुई पूंजी को, उनके साहब की विचारधारा को और तथागत गौतम बुद्ध के आदर्शों को, इन सबको हमें संजोए रखना है, जिंदा रखना है। और ये महान विरासत कमजोर और खोखले कंधों से नहीं जो है संभाली जा सकती। तो इसलिए हमें भागीदारी को, जो एक अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है वो आपसे एसोसिएट कर सके। जब हम गांव में जाते हैं, उनके बीच में बैठ के खाना खाते हैं, तब हमको लगता है अच्छा बहन जी आप इतनी बड़ी प्रोफेसर हैं, हमारे साथ में बैठ के खाना खाती हैं, हमारा कपड़ा गंदा, हमारा घर गंदा, प्लेट गंदा। मैंने कहा जिस प्लेट में आप खा सकते हो वो प्लेट गंदा कैसे हो सकता है? जिस प्लेट में आप प्रतिदिन खा रहे हो वो गंदा कैसे हो सकता है? तो जाहिर सी बात है उसका एक जुड़ाव अलग तरीके का होगा। समाज का आखिरी छोर पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर वो आपसे अपने आप को एसोसिएट कर लेता है तो आप मिशन में सक्सेसफुल हो, आप एक जो है अपने आप को सफल मान सकते हो। और यही सारी उद्देश्यों को लेकर के, इन सारे सपनों को साकार करने के लिए, समाज को वापस संगठित करने के लिए, भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस बहुजन शक्ति का गठन किया गया है। क्योंकि बहुजन शक्ति सिर्फ एक नाम नहीं है, एक सोच है। हर एक व्यक्ति बहुजन शक्ति है, एक सोच है, एक उड़ान है जिसको हमें तय करना है। तो बहुजन शक्ति की जो हमारी टीम है, जैसे वो गए थे अभी जो दीदी बहुत जी देवरिया से आए थे, बोल रहे थे, ये सारी टीम के लोग 65+ हैं और ये दावा करते हैं कि मैडम आपका कार्यक्रम लंदन में भी होगा तो भी हम पैसे का जुगाड़ करके टिकट करके वहां जरूर पहुंचे। 65+ व्यक्ति के अंदर इतना जज्बा है। वो देवरिया एक कोना उस छोर से यहाँ से चले आए, तमाम साथी आए हमारे देवरिया से, अरविंद गौतम मैनेजर जी है, बहुत लोग आए हैं, अलग अलग जिलों से लोग आए हुए हैं। तो ये सारे क्या है, मतलब बहुजन शक्ति भी तो है ना, एक उड़ान है जिसको हमें तय करना है। तो हमारे सारे साथियों ने
जो हमारे सलाहकार हैं, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे जो सीनियर लोग हैं, इन सब लोगों ने तय किया कि इसका नाम बहुजन शक्ति होना चाहिए। और इसका जो लोगो है, मैं सीधा फोकस इसी पे कर रही हूँ, इसका जो लोगो आप देख रहे हैं, ये लोगो चक्र है और उस चक्र पे खड़ा हुआ हाथी है। तो ऑटोमेटिकली बहुजन शक्ति को ये अपने आप में डिफाइन कर रहा है। सम्राट अशोक ने हमें जो धम्म चक्र दिया, जिसको बाबा साहब ने भारत के संविधान में और इसके साथ ही साथ जो तिरंगे में लगाया, उस तिरंगे को चौरंगा बनाया और उस चौरंगे को आज ये मजबूर कर रहे थे 20-20 रुपए में खरीदने के लिए। तो ये एक कमर्शलाइज कर रहे हैं हर एक चीज़ को। आपको भी ढंग से जोड़ना है अपने मिशन मूवमेंट को। थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना है कि जैसा काम संयुक्त प्रकाशन ग्रुप कर रहा है, इसने मिशन को अर्थ से जोड़ दिया। अब वो केवल खुद नहीं कमा रहे हैं, उनके तो पिताजी पूंजी लगा के चले गए, वो आप सबको अवसर दे रहे हैं। पूरे देश दुनिया में उन लोग के गाँव देहात में किताबें मिलती था, सम्यक प्रकाशन, किसी की किताबें मिले ना मिले, सम्यक प्रकाशन की किताबें जरूर मिलती। आर्थिक रूप से आप मजबूत कर रहे हैं ना, आप तो हैं, लेकिन आपकी सोच कितनी बड़ी है। और उनकी कपिल भाई से मिली तो कपिल भाई ने कहा कि हमने पूरे परिवार को भी लगा दिया पापा विधान में, हर एक व्यक्ति समझ। तो केवल वो आपका परिवार, आपके परिवार तक सीमित नहीं है, परिवार हम जानते हैं पूरे समाज तक सीमित। एक समाज को आगे बढ़ाने का कार्य, बहुजन शक्ति को एक शक्ति देने का कार्य सम्यक प्रकाशन जैसे जो प्रकाशक हैं ये कर रहे हैं। तो ये जो प्रतीक चिन्ह है, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये 24 तीलियाँ होती हैं इसमें चक्र में, और वो 24 तीलियाँ हमको 24 घंटे चलायमान रखने के लिए कहते हैं। आप लोग कह रहे थे ना कि मैडम अपना बचा हुआ समय समाज को देती हूँ। बचा नहीं, मैं बचा हुआ समय नौकरी को देती हूँ, क्योंकि मैं खा तो समाज की रही हूँ ना, तो मैं बचा हुआ समाज को कैसे दे सकती? जिसका ज्यादा हिस्सा है तो जिम्मेदारी उसके प्रति मेरी ज्यादा है ना। साहब ने कहा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम हिस्सेदारी ज्यादा ले रहे हैं ना, मैं प्रोफेसर हो गई, वो भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, मैंने ज्यादा हिस्सा ले लिया ना, तो मुझे बाकी सबकी भागीदारी ज्यादा सुनिश्चित करनी है। तो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लोगो है, हाथी है। साहब ने कहा बहुजन समाज हाथी के समान विशाल है, उसको अपनी शक्ति का एहसास नहीं है। ये जातियों में बटा है, जहाँ धोबी से पासी जुड़ता है, मैं तुझसे ऊंचा, पासी से चमार कहता है मैं तुझसे ऊंचा, तब से कुम्हार कहेगा मैं तुझसे ऊंचा, कहाँ से अली कहेगा मैं तुझसे ऊंचा, इससे लोहार कहेगा मैं तुझसे ऊंचा। सब एक दूसरे से ऊंचे में लगे हैं, और नतीजा क्या होता है कि वो सरकार बना देते हैं हमारे ऊपर चढ़ के, और हम धोबी पासी खटी लोहार सुनार चमार में और या कुशवाहार इन्हीं सब में उलझ करके रह जाते हैं। तो हमको चक्र को चलायमान करना है। 24 तीलियाँ जो है 24 तीलियाँ आप चलायमान रहिए। और इसके साथ साथ हाथी जो बहुजन समाज का प्रतीक है, इसको किसी पार्टी से जोड़ के मत देखिएगा। ये साहब का दिया हुआ लोगो है, और साहब ने कहा ये हमको बाबा साहब दे के गए हैं, ये हमारे साहब दे के गए, हमारे महापुरुष दे के गए हैं। ये इस ऊर्जा को, इस बहुजन समाज को अपनी शक्ति का पुनः एहसास, क्योंकि साहब ने एहसास करा दिया था, इसको पुनः एहसास कराना है। और समाज को मजबूत करने के 2 तरीके हो सकते हैं। मैं जल्दी बात करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि हम लोगों को सबको संजय गौतम जी के यहाँ भी जाना है। समाज को मजबूत करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप सत्ता प्राप्त करेंगे, सत्ता प्राप्त कर लीजिए, और जैसे हुआ था एक बार अपने उत्तर प्रदेश में भी, सत्ता प्राप्त कर लीजिए, और उसके बाद जमीन का पट्टा बांटिए, स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, स्मारक बनाइए, और समाज में सत्ता मिल जाने के बाद में समाज को मजबूत करने का काम करें। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका है समाज में नीचे लेवल से, एकदम ग्रास रूट लेवल से, हर मोर्चे पर मजबूत करते हुए, समाज को मजबूत करते हुए सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करें। अभी तक साहब कांशीराम जब तक थे तब तक तो हम दोनों तरीके से चल रहे थे। वो ग्रास रूट लेवल पे भी काम कर रहे थे और ऊपर लेवल पे भी काम कर रहे थे। लेकिन ज्यादातर और जगह पे देखा जाए तो ज्यादातर पहला तरीका ही अपनाया जाता है कि सत्ता में आएंगे तब ये होगा, सत्ता में आएंगे तब ये होगा, ना नॉर्मल तेल होगा और ना रवा। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन इस बार के लिए आप सबको, हम सब के लिए बहुत बड़ा जो है उदाहरण दे ही गया है, एग्जाम्पल दे ही गया है। पहला तरीका अपनाते थे कि गुणा गणित करके किसी तरीके से सत्ता प्राप्ति का प्रयास कर लीजिए, लेकिन हर सिक्के के क्योंकि 2 पहलू होते हैं, तो ये हो सकता है कि हम सत्ता प्राप्ति के संघर्ष में अगर असफल रहे तो फिर क्या होगा। अगर सत्ता ना प्राप्त कर पाए
तो क्या करें? समाज बिखरा रहे, समाज कमजोर बना रहे, समाज टूटता रहे, समाज ऐसे जलाया जाता रहे, ऐसे टूटा जाता रहे। हो भी सकता है कि हम सत्ता प्राप्ति में सफल भी हो जाए। और फिर ये प्रश्न होता है कि हम क्या समाज को मजबूत करेंगे? ये भी तो हो सकता है कि हम लालची हो जाए, हमको हमारे पास पावर आ जाए तो हम लालची हो जाए, और लालची हो जाए तो सत्ता के नशे में इतना हो जाए कि हम समाज को भूल जाए जो हुआ हमारे साथ। सत्ता के नशे में इतना हो जाए कि भूल जाए और उसका लाभ कुछ एक व्यक्तियों तक ही सिमट कर रह जाए और समाज को कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवाय दगाबाजी के ठगी महसूस करने के और अविश्वास, जैसा अब तक होता आया है। जब मैं फेसबुक पे कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि कितना अविश्वास पैदा हो गया है हमारे लोगों के बीच में कि अगर कोई काम करने का कोशिश करता है तो उसके ऊपर पहले बॉम्ब डालते हैं, अगर वो बच गया तो फिर वो आगे काम करेगा और नहीं बचा तो वो फिर बैकफुट पे चला जाएगा। तो बहुजन शक्ति जो है ये संगठन दूसरी रणनीति पे काम करेगा। रास्ता थोड़ा लंबा है, थोड़ा कठिन है, लेकिन ये पूरी तरीके से टिकाऊ है क्योंकि साहब का लिखा हुआ है। नीचे जमीन पे ग्रास रूट लेवल पे हमको काम करना है क्योंकि सत्ता में कोई हमेशा नहीं बना रह सकता, कोई भी नहीं बना रह सकता। सत्ता हमेशा अस्थायी होती है, आज इनकी सरकार है, कल किसी और की सरकार है, लेकिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा होना स्वाभाविक भी है। क्यों सुरेश जी? बिल्कुल स्वाभाविक है। प्रश्न अगर यही है हमारे बीच में कि अगर सरकार नहीं है तो क्या हम ऐसे ही बेचारे कमजोर लाचार विवश क्या ऐसे ही बने रहे? तो बहुजन शक्ति का यही उद्देश्य है कि सत्ता रहे ना रहे समाज हमेशा रहेगा, सत्ता रहे ना रहे समाज हमेशा रहेगा और समाज के लोग हमेशा रहेंगे। इसलिए समाज और लोगों का सशक्त होना बहुत जरूरी है क्योंकि सत्ता में परिवर्तन जो सामाजिक सत्ता में परिवर्तन होता रहता है। अगर सत्ता में सामाजिक प्रतिनिधित्व बना रहेगा तो हम हमेशा मजबूत बने रहेंगे। इसका उदाहरण मैंने आपको दे ही दिया कि एक खास वर्ग जो है वो हमेशा मलाई खाता है। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को देखना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।